वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 9 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल पीएम मित्र पार्क स्कीम के बारे में है। हाल ही में इस संबंध में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसे आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा एंड दैट इज द रीजन कि ये पीएम मित्र पार्क स्कीम न्यूज में आई। जानते हैं इसके बारे में। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क स्कीम, इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो ये तो आपको बेसिकली ध्यान रखना ही है कि पूरा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है। पीएम मित्र पार्क जो है ये बेसिकली जो हमारा SDG 9 है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, जिसमें सभी देशों के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो रिजिलियंट इंफ्रा तैयार करें जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता हो और इनोवेशन को बढ़ावा देता हो। मतलब एक ऐसा इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म जिसमें हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो रहा हो। तो पीएम मित्र पार्क के माध्यम से हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। 5F का विजन है इसमें, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। 5F आपको यहां पे मिल रहे होंगे। इस पार्क को डेवलप किया गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से, जिसे ओन करेंगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। मतलब यह है कि प्राइवेट एंटिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फीचर में बिल्कुल साफ है, इन पार्क्स में हमें वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसके माध्यम से हम ना केवल कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट कर सकें जो वर्तमान में बढ़िया और सस्ती टेक्नोलॉजीज हैं, बल्कि हम लोकल इन्वेस्टमेंट और FDI को भी बढ़ावा दे सकें टेक्सटाइल सेक्टर में। जो पीएम मित्र पार्क है वो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है सभी टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स को कि वो आपस में खुद को इंटीग्रेट करें। जैसे कि टेक्सटाइल में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग या डाइंग या फिर प्रिंटिंग, ये सारी चीजें होती हैं। इन सभी लोगों को हम एक ही लोकेशन पर स्टैब्लिश कर दें, एक ही पार्क में, एक ही जगह पे, ताकि पूरा प्रोसेस बहुत तेज हो जाए। उम्मीद है कि इससे 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यहां पर हम बात पर पार्क के बेसिस पे कर रहे हैं। हर पार्क इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्षमता रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लानिना के बारे में है। लानिना के संबंध में एक छोटी सी न्यूज आई थी कि ज्यादातर मेट्रोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि लानिना इंडिया का फ्रेंड है। बिल्कुल सही बात है, लानिना इंडिया का फ्रेंड है। बट लानिना में होता क्या है? ये एक प्रकार का वेदर पैटर्न है। लानिना मतलब एक मौसमी दशा है जो पैसिफिक ओशियन में किसी भी साल क्रिएट हो सकती है, हर साल भी क्रिएट हो सकती है। नॉर्मल ईयर्स में देखिए होता क्या है कि जो इक्वेटर वाला रीजन है, जैसे ये इक्वेटर का रीजन है, आप देख सकते हो यहां पर जो इक्वेटर पे वार्म वाटर है वो पश्चिम की ओर बहने लगता है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया भी गया है ऑस्ट्रेलिया की ओर वेस्टवर्ड। तो जब वार्म वाटर यहां से फ्लो करके यहां आएगा तो समंदर के नीचे से पानी जो है वो ऊपर आता है साउथ अमेरिका के कोस्ट पे, और ये पानी हो जाता है ठंडा। जो वार्म वाटर है ये अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ यानी कि वेस्टवर्ड आएगा तो वो यहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगा, जबकि ये ठंडा पानी जो डीप गहराई से समंदर के राइज होकर ऊपर आ रहा है ये यहां पर एक हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा। इससे साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है वो ठंडा हो जाता है। वैसे तो ये छोटा सा चेंज है, लेकिन ये ओशन के टेम्परेचर को हैविली इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके बाद जो गर्म हवाएं हैं वो इस ठंडे क्षेत्र से इधर आना शुरू हो जाएंगी। वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी और उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वहां पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। रिजल्टेंट देखिए, हैवी और बेटर मानसून हमें देखने को मिलता है इंडिया में, लेकिन पेरू और इक्वाडोर का रीजन जो है वो ड्रॉट फेस करता है। क्योंकि यहां पे मामला ठंडा हो गया तो इधर वाले एरिया में बारिश हो नहीं पाती, तो वहां पर सूखा पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही हैवी फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये इफेक्ट्स होते हैं लानिना के। इसका उल्टा एल नीनो होता है, जब यहां पर जो टेम्परेचर है वो वार्म हो जाता है साउथ अमेरिका के कोस्ट पे और इधर ठंडा हो जाता है, तो सारा मूवमेंट उल्टा हो जाता है। फिर इंडिया की ओर जो बारिश है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। यूपीएससी 2023 के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं ओनली आईएएस के, बता देता हूं मैं आपको। पहला तो बिल्कुल वही है, प्रारंभ 1 2023 की बैच वेल प्लान शेड्यूल के साथ एनसीईआरटी की वीडियो लेक्चर्स, प्री और मींस की वीडियो, सीसैट की क्लासेस, टेस्ट, करंट अफेयर्स, सब कुछ, और एक कंपोजिट कोर्स 2030 की तैयारी के लिए। फर्दर प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल्ड वे में आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वेल प्लान्ड शेड्यूल, प्रीलिम्स का टेस्ट डेली बेसिस पे, सीसैट ऐसे टेस्ट, एकदम सिस्टमैटिक प्रिपरेशन के लिए आप आईडीएमपी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेस ये प्रारंभ आपको मिलेगा video.onlyas.in पे और आईडीएमपी मिलेगा dpp.onlyas.in पे बेसिकली। और अगर आपको इस संबंध में जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन होते हैं ओनली आईएएस के लिए, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि NSG और UNSC के बारे में है।
फ्रांस ने एक बार फिर से दोहराया कि वो बिल्कुल कमिटेड है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फर्दर वो भारत की जो एंट्री है उसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी समर्थन देता है। बात करते हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी के बारे में। इसे 1974 में बनाया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इस संस्था की मेंबरशिप के लिए इंडिया बिड कर रहा है, ये इंडिया के अगेंस्ट में ही बनाई गई थी। जब इंडिया ने उस दौरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा नाम से, उसके अगेंस्ट में इस ग्रुप को तैयार किया गया था। 48 मेंबर्स हैं एनएसजी में। ये एक एलीट क्लब है ऐसे देशों का जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, फिसाइल मटेरियल है, वो किसी भी देश के पास जाने ना पाए, ताकि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। आज इंडिया इसी संस्था को ज्वाइन करने को लेकर बिड कर रहा है और कभी ये भारत के अगेंस्ट में ही बनाया गया था। जो ग्रुप है ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को यानी कि परमाणविक विस्तार को रोकने की कोशिश करता है। कोई भी ऐसा मटेरियल, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं, ये उसके एक्सपोर्ट को रोकेंगे। इसकी पहली मीटिंग 1975 में लंदन में हुई थी एंड दैट इज द रीजन कि इसे लंदन क्लब भी कहा जाता है। इसमें जो भी गाइडलाइंस लाई जाती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती। बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यह संस्था 1945 में बनाई गई। यूनाइटेड नेशंस में टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। यह हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क में। 15 मेंबर्स बेसिकली इसमें होते हैं, जिनमें 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं वो 2 साल के टेन्योर के लिए चुने जाते हैं, मतलब 5 मेंबर्स हर साल चुन लिए जाते हैं। यहां पर देखिए जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर साल चुने जाते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, और 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं। हर मेंबर के पास 1 वोट होता है, लेकिन अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने नो कह दिया तो वो वीटो होता है, फिर रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। एंड दैट इज रीजन कि हम देखते हैं कि कई दफा जो विवेक पावर्स हैं जिनके पास वीटो है, जैसे कि यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रशिया, इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाता, या किसी भी ऐसे देश के खिलाफ जिन्हें इनका समर्थन प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में है। अभी ये जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो जो नया डायरेक्टिव आया है इंडियन या कंज्यूमर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इनका, ये एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? वीपीएन क्या है? एक्चुअली में इनको कहा यह गया है कि जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी व्यक्ति वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है वो उसका डेटा 5 सालों तक सुरक्षित रखेंगे। इसका मतलब साफ है कि जब सर्ट इनको या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को डेटा की आवश्यकता होगी तो वो इन सर्विस प्रोवाइडर से वो डेटा मांग भी सकते हैं। अब देखिए, वीपीएन तो होता ही इसलिए है कि कोई व्यक्ति सेफ सर्च कर सके या अपनी आइडेंटिटी को किसी दूसरी लोकेशन पर दिखा सके, और अगर ऐसा करके उसकी आइडेंटिटी सेफ है ही नहीं तो फिर वीपीएन कोई क्यों खरीदेगा, कोई पैसा क्यों देगा? मे भी आप सभी लोगों ने, जो भी थोड़ा बहुत एक्टिवली इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, उसने वीपीएन का इस्तेमाल किया हो। जो नए डायरेक्टिव्स हैं वो मैंडेटरी बनाते हैं कि सभी कस्टमर्स का डेटा ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स 5 सालों के लिए सुरक्षित रखें। अब ये तो किसी भी जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी का लॉस है, और यही तो इनका सेलिंग पॉइंट है। मतलब आप वीपीएन लेते क्यों हो, या कोई भी व्यक्ति वीपीएन क्यों यूज करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो। उस जिस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है उसका आईपी एड्रेस कहां पर है वो ये नहीं बताना चाहता, एंड दैट इज रीजन कि वो वीपीएन यूज करता है। और जब यही चीज सेफ नहीं है तो कोई वीपीएन के लिए पैसे देगा क्यों? कुछ वीपीएन फ्री होते हैं, कुछ के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी लैपटॉप, मोबाइल, आप जो कुछ भी यूज करते हो, वो कंप्यूटर, सर्वर और डिवाइसेस के एक बहुत बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मतलब एक जाल जिसमें एक डिवाइस आपकी भी है। अब ऐसे तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, पता कैसे चलेगा कौन सी डिवाइस कहां है और कैसे यूज हो रही है? एंड दैट इज रीजन कि हर डिवाइस को मिलता है एक एड्रेस। उस एड्रेस को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि शॉर्ट में आईपी एड्रेस। इसके जरिए पता चलता है कि आपकी डिवाइस कहां पर है और उसे कहां से एक्सेस किया जा रहा है। आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिखता है। जब भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो तो किसी भी वेबसाइट को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, इवन जो कंपनीज आपका डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रैक करते हैं, वो इसी आईपी एड्रेस के माध्यम से ये जान पाते हैं कि आप कहां पर हैं। लेकिन आप चाहें तो इसे स्विच कर सकते हैं। आप किसी भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को परचेज कर सकते हैं, या फिर कुछ फ्री भी होते हैं जिनके जरिए आप अपना आईपी एड्रेस स्विच कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप ग्लोबल नेटवर्क से सेफली जुड़ पाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एक सेफ टनल मिल जाता है। मतलब जो भी आपका डेटा है, वो जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो या जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो इंटरनेट से, वहां तक पहुंचाने से पहले कई सारे चैनल से होकर गुजरता है। सिंपली कहूं तो वो ये शो कर सकते हैं कि आप इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हैं,
या चाइना में या रशिया में, आप इंडिया में बैठे हैं ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कई सारे प्रॉक्सी आइडेंटिटी से होकर गुजरेगी। तो इसके जरिए आप सेफली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। तो यही तो इसकी स्पेसिफिकेशन है ना वीपीएन की, कि आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है या आपका आईपी एड्रेस पता नहीं चल पाता। और जब यही नहीं होगा तो फिर क्यों पैसे देगा कोई वीपीएन के लिए, तब तो ये कंपनी लॉस में चली जाएंगी। एंड दैट इज द रीजन कि अब ये लोग इस गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रक्षा के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे डायरेक्टली जो पेंशनर्स हैं उनके फंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली एप्लीकेबल है आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस सिविलियंस के लिए। वेब बेस्ड पोर्टल्स होंगे, जहां पर वेब बेस्ड पोर्टल होगा बेसिकली, जहां पे जो डिफेंस पेंशनर्स हैं वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट के माध्यम से अपनी पेंशन अवेल कर पाएंगे। कोई ग्रीवांस है तो उसे भी एड्रेस कर दिया जाएगा। उन्हें जो रिसीट है वो जो भी बैंक्स प्रोवाइड करवाएंगे वो एक पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की तरह वर्क करेंगे, एक इमीडिएशन की तरह वो काम करेंगे। पेंशन साइकिल में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सैंक्शन, डिसबर्समेंट, रिविजन, सर्विस एग्रीवांस, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ इसी पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिशिंग कैट के बारे में है, मतलब एक ऐसी बिल्ली जो मछलियां पकड़ती है। कोलकाता बेस्ड कंजर्वेशनिस्ट ने अभी हाल ही में इसके ऊपर एक स्टडी करी। बात करते हैं फिशिंग कैट के बारे में। फिशिंग कैट मीडियम साइज की कैट होती है, बिल्ली होती है, जो कि कैट फैमिली की 15 स्पीसीज में से एक है। जो फैमिली फेलिडाई है उसकी 15 स्पीसीज में से एक फिशिंग कैट भी है। ये रात में चलते हैं, नॉक्टर्नल होती हैं, प्रे करते हैं फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स और स्कैवेंजर्स पे। इवन कोई मरा हुआ एनिमल है तो ये उसको भी खा लेते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये कम ऊंचाई वाले रीजन में रहते हैं, नदियों के किनारे बेसिकली रहते हैं, जहां इनको मछलियां मिल जाए शिकार करने के लिए। तो इंडस जो पाकिस्तान में है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो इंडिया में है, इरावती जो प्राइमरली आपको म्यांमार में मिलती है, और छोटा सा हिस्सा इंडिया और चाइना का, इस पूरे रीजन में आपको ये फिशिंग कैट मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया स्विमर होते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, इवन डाइव करके भी मछलियां पकड़ सकते हैं, तभी तो इन्हें फिशिंग कैट बोलते हैं। वैसे तो ये साल के किसी भी समय ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन इनका भारत में जो पीक सीजन होता है वो मार्च और से मई का होता है। आईसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अभी चेयर किया एक मीटिंग को। ये मीटिंग थी नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की। विज्ञान भवन में मीटिंग हुई। ये एपेक्स कमेटी ओवरसी करती है इस पूरे प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट सागरमाला 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि भारत में एक बढ़िया सा पोर्ट डेवलपमेंट हो। जो 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है भारत में, वहां पे पोर्ट्स को हम मॉडर्नाइज करें, उनका मैकेनाइजेशन करें और कंप्यूटराइजेशन भी करें। सागरमाला प्रोग्राम भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, उसकी सप्लाई चेन को बेटर करके उसे कम करने का प्रयास करता है। फर्दर ये इंडिया के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को 110 मिलियन तक बढ़ा सकता है 2025 तक, और 10 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है, जिसमें 4 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स होंगी। तो ये तो मामला रहा सागरमाला प्रोजेक्ट का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट बैंक के बारे में है। एक्चुअली में है ये कि लगभग 1000 पैलेस्टीनियन इनहैबिटेंट्स हैं, जिनको वेस्ट बैंक के एक रीजन जो रूरल एरिया है वहां से डिस्प्लेस करना है, उस पूरे एरिया को एविक्ट करवाना है, और वहां पे 1000 पैलेस्टीनियंस हैं। उस एरिया को जो इजराइल है उसने डिजिग्नेट कर दिया है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, तो वहां पे रहने वाले पैलेस्टीनियंस को यानी कि लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी। इस पिटीशन को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट इज द रीजन कि वेस्ट बैंक का ये पूरा एरिया न्यूज में आया। येलो कलर में जो एरिया दिख रहा है ये इजराइल का है, यहां पर है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक, और ये है गोलान हाइट्स। लोकेशन आपने देख ली मैप में। ये एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है जो वेस्टर्न डेड सी का भी पार्ट है। जॉर्डन ने अरब इजराइल वॉर में 1948 में इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। हालांकि जो 6 डे वॉर हुआ इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में 1967 में, उस दौरान इजराइल ने इस एरिया को फिर से ऑक्यूपाई कर लिया, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज इजराइल के पास है। यहां पर देखिए ये हिस्सा लार्जली इजराइल के पास है। वेस्ट बैंक सैंडविच्ड है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसकी सबसे बड़ी सिटी रामल्ला है, जिसको पैलेस्टीनियन अपने एक डिफैक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान में 130 फॉर्मल इजरायली सेटलमेंट्स हैं इस पूरे एरिया में, और 26 लाख पैलेस्टीनियंस भी हैं जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। जो पैलेस्टीनियंस हैं वो वेस्ट बैंक को अपनी फ्यूचर स्टेट का मेन पार्ट मानते हैं या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था कि गोलान हाइट्स कई दफा न्यूज में देखा जाता है, किससे संबंधित है?
आपको पता है मिडिल ईस्ट से, मतलब इससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सही जवाब हो गया। रिवीजन करेंगे। पीएम मित्र पार्क स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हमने देखा था। लानिना हैवी फ्लड लाता है पेरू और इक्वाडोर में, गलत है ना, वहां तो सूखा पड़ जाता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1975 में नवंबर में बना लंदन में, दैट्स वाई लंदन क्लब भी बोलते हैं, ये सही है। वीपीएन ये सेफ नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है लार्जर ग्लोबल नेटवर्क के बीच में, ये सही है। वेस्ट बैंक साउथ ईस्ट एशिया में है, गलत है, मिडिल ईस्ट में है। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको पीडीएफ मिलेगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वहां पहुंच सकते हैं। वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।